नमस्कार, मैं हूँ अंजू रुकानिया रेडियो हिंदुस्तान से। और आज हमारा जो कार्यक्रम है मास्टर टॉक, उसमें हमारे साथ है हमारे अतिथि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जी सर। और हमारे साथ हैं पारिजात त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद अंजू। जी आज का हमारा विषय भारत की संप्रभुता से, भारत की सुरक्षा से, भारत की राष्ट्रीय छवि से जुड़ा हुआ है, जो कि एक नए भारत की नई दिशा की ओर इंगित करता है। नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमने अभी तक किसी भी देश पर न दबाव बनाया है, न किसी को धमकाया है, लेकिन एक विश्व में स्वघोषित शत्रु है भारत का, जो चीन है। जो हिमाकत चीन करता है वो पाकिस्तान ने भी नहीं की है। हालांकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, लेकिन चीन की औकात तो है। लेकिन गलवान की घटना हो चाहे तवांग की घटना हो, भारत ने उनको बताया है कि भारत लड़ेगा नहीं, पर लड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, ये बात सच है। ऐसी स्थिति में अभी एक और हिमाकत की है, जिसको हम प्रोवोकेशन कहते हैं। प्रोवोक किया है, भारत को भड़काने की कोशिश की है। बहुत बुरी लगी है एक आम भारतीय को, जो अपने भारतीय होने के अभिमान के साथ जीता है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसका नाम रख दिया है चीन ने जांगनान। और अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को अपने मैप में चाइनीज नाम रख करके दिखाया है ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से। तो उसे ये सिद्ध हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा भी कि ये तो हमारी भूमि है। ये 30 जगह हमारी हैं, जिनमें करीब 10 पहाड़, 12 पहाड़ है, 10 रेसिडेंशियल एरियाज है, 6 तालाब है, झीलें हैं, और एक पास है, और एक सूखी जमीन, एक दर्रा है। कुल मिलाकर 30 जगह जो अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने नए नाम रख दिए हैं। तो आज हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर श्री प्रफुल्ल बख्शी जी है, हम उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे यह प्रश्न करना चाहेंगे कि ये जो बेतुकी और बेहूदी हरकत चीन ने की है, इसका क्या मतलब है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये एक आज के सभ्य विश्व के परिदृश्य में इस तरह की घटना क्या प्रासंगिक है, क्या एक्सेप्टेबल है? देखिए परिजात जी और अंजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पर मैं आपको ये बात छोटी चीज बता दूं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में जो है, आम तौर पे हम लोग ये बड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धोखा दे रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं इत्यादि। कोई मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं देश में हित, आपके हित में क्या है, ये चाणक्य ने आपको बताया है। जो चीन कर रहा है वो चाणक्य नीति चल रहा है, और हम अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं दुनिया को बताने के लिए कि देखिए चीन क्या कर रहा है, हिमाकत कर रहा है, हरकत कर रहा है, अब धोखा दे रहा है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि जब आप लड़ने को तैयार नहीं होते तब आप बहाने ढूंढते हैं। ये सारा का सारा जो है, नहीं तो अभी तक 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के पास में क्यों है, एक्साइटेड क्यों है? चीन चाहे जैसा भी हो, आजकल की समय में ऐसी हरकत नहीं करते। कौन नहीं करता? अमेरिका ने क्या किया है? जहां पे उसको जरूरत पड़ी वह इराक में चला गया, जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में चला गया। कहा उसकी जरूरत नहीं थी? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है आज की नीति। इसको अगर आप नहीं मानते और सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, हमको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इत्यादि इत्यादि, ये अपने आप में धूल झोंकने वाली बात है। हमको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम चीन कर क्यों रहा है और हमसे डरा क्यों नहीं, और हम क्या करेंगे? हमारे को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि चीन को पता था आप कुछ नहीं करेंगे, तभी ये बैठा हुआ है आपके ऊपर, सिर के ऊपर। तभी 62 में उसने वो हरकत करी। और इसलिए जब भारत में जागरूकता आई, धीरे धीरे आपने देखा कि जहां भारत में जागरूकता आई, वहां पे उन्होंने चीन को ऐसी बुरी तरह खदेड़ा। आपको पता नहीं है, आपके नैरेटिव में ये नहीं है। 1962 में जब हमारी हार हुई थी, उसके बाद 1967 में हमने उनको ऐसी बुरी तरीके से एक सेक्टर के अंदर नाथुला में उनको उनका मुंह लाल कर दिया था, जिसको कहते हैं नाक से खून बहने लगा था चाइना का।
480 लोग मारे थे हमने। पर क्योंकि उस समय प्रॉब्लम थी हमारे इंटरनल, हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी के बीच में तालमेल नहीं था। जनरल सगत सिंह राठौर उस समय नाथुला में थे जब ये इंसिडेंट हुआ। मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूं, फिर आप देखिए, मैं आपको 2 इंसिडेंट बताऊंगा। जी उसी टाइम में भी चीन और भारत के अंदर ये डिसाइड हो गया था कि हम अब हथियार लेके नहीं जाएंगे और आपस में पेट्रोलिंग में इस तरीके से धक्का मुक्की होती थी। तो जनरल सगत सिंह राठौर डिव कमांडर थे, उन्होंने कहा ये कोई कंपनी बाग में लड़का लड़की का खेल चल रहा है, ये धक्का मुक्की हो रही है। तो उनका जो मेजर था एक जाट, उसको उन्होंने बोला कि तुम पेट्रोलिंग में ध्यान दो, ये धक्का मुक्की नहीं चलेगी। तो उसने जरा जरा जोर से धक्का दे दिया और चीन का पॉलिटिकल कमिश्नर जो साथ तक जा रहा था वो गिर गया, उसको चोट आ गई। वो बंकर में गया और उसने भारतीय सेना को कहा आप निकल जाओ नहीं तो मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। ये जाट सोल्जर था, उसने माँ बहन की 2-3 सुना दी होंगी उसको, उसने जो असली गाली होती है, और चीन ने उनके ऊपर फायरिंग खोल दी और हमारे 48 लोग 50 लोग मार दिए। जब जनरल सगत सिंह राठौर को पता चला, वो डिव कमांडर थे, अपने डिव हेडक्वार्टर में थे, तब तक दिल्ली में बात पहुंच गई। दिल्ली में लोग कहने लगे आप आर्मी को आप एक्शन मत लीजिए, हम अभी बात करते हैं। ये नेगोशिएशन की बात सगत सिंह को पसंद नहीं थी। उसने कहा मेरे को मैसेज ही नहीं मिला, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। उसने आर्टिलरी खोल दी, 489 लोग मार दिए। 1967 से 1987 तक चीन ने वहां हरकत ही नहीं करी। इसको कहते हैं डिसीजन लेना। फिर दूसरी इंसिडेंट सुनिए, जनरल सुंदर जी, वो समुद्रम चौक के अंदर चाइनीज घुस रहे थे, पूरा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, पर वही बात हुई, गवर्नमेंट ने कहा हम नेगोशिएट करेंगे। सुंदर जी ने कहा आई डोंट केयर। उसने चुप करके एक पूरी ब्रिगेड इंडक्ट कर दी बाई एयर अंदर, और ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि पूरी के पूरे चाइनीज ठंडे पड़ गए। सो ये 2 इंसिडेंट है, और दोनों इंसिडेंट को जो ब्यूरोक्रेसी थी वो नकारती थी, वो नाराज हो गई, उनको मेडल नहीं दिए, उनको रिबन नहीं वहां के मिले। क्वेश्चन ये है, ये हमारे इंटरनल सोच की प्रॉब्लम है जो हम चाइना चाइना करते हैं। और चाइना, आप अगर मैं चाइना की जगह होऊंगा तो जरूर करूंगा, यही करूंगा, क्यों नहीं। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा कि मेरे को अपने देश के लिए जमीन मिल जाए, क्यों नहीं। तो ये जो आप सोच रहे की बात है, ये बिल्कुल गलत है। करने का तरीका एक ही है, या सगत सिंह राठौर या सुंदर जी, अगर आप पुछ करते रहे तो 28, 29, 30 मीटिंग हो गई आपकी, वो मीटिंग ही कर रहे हैं आप, वो गलवान में वो घुस भी आए, मीटिंग कर रहे हैं। तो ये मीटिंग से काम नहीं चलता, काम चलता है असली काम कार्यवाही से। और मैं बता दूं, उस एरिया के अंदर हमारी स्थिति बड़ी मजबूत है। चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, मैं मानता हूं, उनकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी है, वो भी मानता हूं। पर हाइट में, इस हाइट के अंदर लद्दाख एरिया वगैरह में चाइनीज सोल्जर्स कभी ऑपरेट नहीं किया। 18,000, 2100, 21,000 फीट पे ये हमारे भारतीय जवान कर रहे हैं। और दूसरी बात है परिजात, हमारे सोल्जर पुश्तैनी सोल्जर होते हैं, वो उनके बाप दादे फौज में होते हैं, ये भी अपनी पूरी जिंदगी के लिए आते हैं, 4-4 साल के लिए नहीं आते। तो चाइना को ये प्रॉब्लम है, उनकी कंस्क्रिप्ट आर्मी है, 4-4 साल के लिए आते हैं। वो खुद कहते रोते हैं कि हम क्यों जाए सियाचिन में, हमारा MBA हो गया है, हमें कम करके नौकरी करनी है। तो ये बात है, आपको बता दूं तो चाइना वहां पे लड़ने में डरता है। और इसका मैं आपको सबूत देता हूं। 20 अप्रैल 2020, अगस्त 29 अगस्त हमने 7.7 हाइट्स ले ली, और कैलाश हाइट्स हमने छीन ली उनसे, वो हमने वापस भी कर दी एकदम से। क्यों, ऐसी क्या आपत्ति आई थी? ये प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आप अपने अंदर से पूछिए, चाइना की प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, और जब तक हम अपनी अंदर डॉक्ट्रिनल थिंकिंग नहीं ठीक करेंगे और वो जोश की तरह जो होती है वो उसको फौज को नहीं करने देंगे, तो आप लड़ाई नहीं करवा सकते। अब दुकान खुलवा लीजिए, लड़ाई नहीं होगी वहां पे। नहीं, तो इसलिए आपको मैं दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम है, और चाइना को दूर करने के लिए सगत सिंह राठौर और सुंदर जी का ही तरीका चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जी बिल्कुल जी सर।
तो सर आप ये कह रहे हैं, अभी जो आपने दो इंसिडेंट बताए उससे ये समझ आ रहा है कि भारत ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है जिसकी वजह से चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो क्या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है भारत पे? देखिए, ये 100% सही बात करी। जी हमने स्ट्रेटेजिक एरर ये किया, अंजू ध्यान से सुनिए। जी 1962 में जब हमारी हार हुई, वो हार हुई हमारी गलती से, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तैयारी नहीं थी। हम यूं ही 1947 के बाद में यूं ही एक दूसरे को बिना तैयार हुए, ना बिना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के। सबसे बड़ी चीज होती है एक देश के अंदर, आपको देश की स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है। सिक्योरिटी एक बड़ी साधारण सी चीज नहीं कि कोई पॉलिटिशियन कर लेगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको टोटल डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है कि इस स्थिति में हमारी कमजोरी कहां है, हमारी स्ट्रेंथ कहां है, ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो नहीं करेंगे। इस तरीके से होता है। जब 62 में आपने वो मिस्टेक कर दी, अपनी एयरफोर्स को आपने इंडक्ट नहीं किया टाइम पे और उसको बाहर से निकाल दिया, आपकी हार हो गई। चलिए, पर उसके बाद आपने कोई तैयारी नहीं करी। आपकी वही पहाड़ियां, आपके वही सैनिक खच्चरों पे 18-18 दिन लेके जाते थे। चाइना ने जो तैयारी करी, पूरी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरा का पूरे 17 एयरफील्ड बना दिए। उन्होंने आने जाने का रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे आपके टैंक जा नहीं सकते, वहां चाइनीज टैंक रेलवे ट्रेन में आ रहे हैं। तो आप बताइए तैयारी का मतलब क्या होता है? जी ये तो अभी 2000 इसी समय पिछले 10-12 साल में ये तैयारियां शुरू करी हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक एरर ये थी कि हमने अपने वॉर की डॉक्ट्रिन नहीं लिखी थी और पूरी तैयारी नहीं करी थी। तैयारी मीन्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, एयरफील्ड बनाना, हेलीपैड बनाना, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना, कुछ नहीं। ये अब शुरू हुआ है और अब इस शोर जोर से कर रहे हैं कि चाइना घबरा रहा है। कोई बात नहीं, वो घबरा रहा है, अब उसको पता चल गया है। और जब हमने 7 हाइट्स ली 2020 में, तो और कैलाश उसके हाथ से निकल गया, तब उसको पता चला कि ये अब भारत वो 62 वाला भारत नहीं रह गया, ये भारत बदल रहा है। पर अब बदल रहा है का मतलब हमें अभी भी 6-7 साल लगेंगे। और 6-7 साल चाइना भी मानता है कि लड़ाई ना हो। क्यों? क्योंकि चाइना की साउथ चाइना सी में स्थिति में बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। 17 कंट्रीज उसके अगेंस्ट है, क्वाड बन रहा है, वहां पे अमेरिकन शिप्स आ रहे हैं। तो चाइना को पता चल गया है कि हमारी स्थिति इस समय कमजोर है और भारत को अभी अपना डेपसांग में, डेपचोंग में, ये वहां पर डेमचौक में, डेपसांग में, ये अपनी जमीन वापस लेनी है। और जो दौलत बेग ओल्डी है उसके 13 किलोमीटर आगे कारकोरम हाईवे स्टार्ट होता है, जो अल्मा आटा से लेके गदार तक जाता है, चाइनीज रोड है। चाइना ने वो बना के रख ली है। गदार पोर्ट चाइना ने ले लिया है। चाइना ने श्रीलंका में घुस गया, हब्बन तोता पोर्ट ले लिया है। वो अब कपन के आइलैंड जो है, जो हमने श्रीलंका को दिया है, वो चाइना उसका इस्तेमाल करेगा। कोको आइलैंड, म्यांमार ने 2 आइलैंड, 2 बेस दे दिए हैं, बांग्लादेश ने दे दिए हैं। चाइना ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। चाइना अपनी तैयारियां कर रहा है। हम जो हैं, हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और ये सोच लानी पड़ेगी। सिर्फ ये कह के कि चाइना मूर्खता कर रहा है, चाइना ये ऐसा है वैसा है, आप कब तक किसी को गाली देते रहेंगे? ये कोई वो लड़की थोड़ी है जो बाप के पास जाती है कि फलाना लड़का छेड़ रहा है, कुछ करिए। ये बात नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के लिए आपको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। और युद्ध की तैयारी योद्धा जानता है, युद्ध की तैयारी ऐसे पॉलिटिकल टॉक से नहीं होती। तो इसीलिए हमारे को अब अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और आगे उचित कदम उठाना चाहिए, जो इस गवर्नमेंट ने शुरू कर लिया है। बड़ी जोर से टनल्स बन रही हैं सेला में, हर जगह जहां जहां हमारी कमजोरी थी वहां तवांग में, हर जगह दूर हो रही है। पर उसके लिए समय बहुत लगता है, एफर्ट बहुत लगता है। ये चल रहा है। प्रफुल्ल जी, चाइनीज राइट हैंड पॉम विद 5 फिंगर्स की अप्रोच का भारत ने क्या काउंटर सोचा है? क्योंकि इस 5 फिंगर्स में अगर हम देखें तो नेपाल और भूटान को छोड़ दीजिए तो सिक्किम, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तो भारत के ही हिस्से हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं।
कल परिजात जी, मैं कल आऊं और आपका घर को कहूं कि ये मेरा घर है, तो आप क्या कहेंगे? आप खुद बताइए। अब आप मेरे को कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा कि मैं सोच रहा हूं, मैं किसको कहूं, मैं क्या कहूं? हैं, यूएन में जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, कुछ नहीं। उसकी कहने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात है नेपाल। नेपाल को अब ध्यान से सुनिए, नेपाल के साथ आपकी क्या रिलेशन है? नेपाल आपको अब जो है उस वो रोटी पानी का रिश्ता, रोटी पानी का रिश्ता नहीं रह गया जो पहले होता था, वो नहीं है अब। नेपाल और जब से आपके उसके सैनिक चाइना जाने लगे हैं और कहीं जाने लगे हैं, गुरखस, ये सारी के सारी चीजें, ये और जिस तरीके से आपने उनके बॉर्डर पे पॉलिटिक्स हुई थी, उसको सुलझाया है। वो परदेसी जो उनके साउथ नेपाल में जो ईस्ट नेपाल में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो सारा का सारा जो है, ये जो है मधेसी वाली बात, वो सारा का सारा हमारी नेपाल की स्थिति को बड़ा कमजोर करके रखा हुआ है। चाइना वहां घुस रहा है, चाइना उनको रेलवे लाइन दे रहा है, एयरफील्ड दे रहा है, लड़ाई के स्थान दे रहा है। भूटान ने आपको तो थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, भूटान ने थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था आपको, वो बाद में चेंज हुआ है। हमारे को हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की कमजोरियां थी उस समय, वो उन्होंने हमको इस स्थिति पर पहुंचाया। वो अब हमारे को, वी आर लकी कि अब जो नए हमारे मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बात संभाली है, अब बात संभल रही है। पर बात संभल रही है तो आप ये 5 फिंगर्स और हथेली की जो बात कर रहे हैं, उसमें 3 तो आपके एरिया ही हैं। कौन कौन से आपने खुद नाम लिए? लद्दाख, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सिक्किम, लद्दाख, सारा का सारा सिक्किम, लद्दाख, वो आपके हैं। आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की को पूरा का पूरा ताकतवर बनाना पड़ेगा। आपको और रोड्स, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट को एक पीसफुल एरिया बनाना पड़ेगा। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स डायरेक्टली रिलेट करती है। चाइना वहां पे दखल देता रहेगा ताकि वहां पे आगजनी चलती रहे, आग होती रहे। नागालैंड और वो जो ट्राइबल फाइट है, मिजोरम, मणिपुर, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहे। ये चाइना का एम है। चाइना अपनी एम बड़ी भांति निभा रहा है। मैं उसको सराहता हूं, मैं तो उसको मेडल देने को तैयार हूं। मैं तो, अगर परिजात साहब 1962 की लड़ाई ना हुई होती तो आप पाकिस्तान से 65 में हार गए थे। आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। पाकिस्तान घुस गया था, 65 में ही घुसा था। आपकी तैयारी, आपको 62 में जो झटका लगा, आपने तैयारी करी, आपने देश को 65 में बचाया, और 71 में आपने उनको ऐसा मुंह तोड़ा कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा। ये सबक हमने, तब आग से चलते जाओ, तब सोना जो होता है आग में ही तपता है, जिसको कहते हैं आग में ही उसको उसे निखार आता है। स्टील ऐसे ही बनता है। तो आपकी को स्टील बनना है, तो ये चाइना ने हमारे को 62 में एक फेवर कर दिया। मैं तो ये मानता हूं, बहुत पॉजिटिव फायदे को, अब उस फायदे को खोइए मत। अब आप आगे बढ़िए और इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करिए, चाहे आपको डॉक्ट्रिन दोबारा लिखनी पड़े। देखिए, रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में एक पेपर छापा, इंडियन पार्लियामेंट हिल गई थी। क्या था कि भारत की कोई डॉक्ट्रिनी सिक्योरिटी नहीं है 47 से। उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना डॉक्ट्रिन के लड़ रही है। ये जो बात हुई, इस बात से पार्लियामेंट हिल गई थी और जल्दी जल्दी फिर 97 में उन्होंने क्विकली डॉक्ट्रिन लिखनी शुरू करी और ट्रेनिंग नोट्स को पूरा कर दिया कोई थके विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन ने मिलकर। ये सारी हमारी हालत थी क्योंकि हमारी थिंकिंग ही नहीं है। क्योंकि उस समय कहा जाता था हम तो बड़े शांति प्रिय देश हैं, हमें तो फौज की जरूरत नहीं है। ये आपके पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोला था जब ब्रिटिश जर्नल गए थे उनके पास हैंडओवर करने कि मैं अपना कमांड हैंडओवर कर रहा हूं, अब मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूं, और कॉफी पीने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा नेहरू जी को कि देखिए चाइना बढ़ रहा है, चाइना की इतनी स्ट्रेंथ है, और उस समय भारत की सेना 25 लाख थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और आप अपनी सेना को और आगे बढ़ाइए।
तो जवाब आया, सेना की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, चाइना तो हमारा दोस्त है। जब ये थिंकिंग थी तो आपने डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी। तो डॉक्टर, अगर आपका बेटा क्लास में जाकर तैयारी नहीं करेगा, स्कूल में ये गायब हो जाएगा, इधर उधर खेलेगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा? वही होगा जो हुआ 62 में, वही हुआ। और 95 में जब हमारी आंख खुली, डॉक्ट्रिन लिखनी शुरू करी, फिर आप जैसे लोग, मीडिया के लोग में जागरूकता आई, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, चैलेंज करना शुरू किया, डिबेट शुरू हुई, तब आपके पास में ये सोच बदली है। तो ये बदलती सोच का आपको फायदा हो रहा है, इसीलिए चाइना ने आप पे फेवर किया था और इसीलिए पाकिस्तान अपनी जगह पे बैठा हुआ है। जी जी सर। सर, आपने जो अभी इतनी सारी बातें बताई हम लोगों को, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे ये पूछना है आपसे कि चीन की जो ये विस्तारवाद की नीति, ये तो अब हम सभी जानते हैं, तो क्या भारत के जो मित्र देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, वो इस नीति को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, लास्ट सो मेनी सेंचुरीज में आप देख लीजिए, सब विस्तारवाद थे। एक जमाना था राजा कनिष्क ने, महाराजा कनिष्क ने आधा चीन के ऊपर अपना जमावड़ा था। उनकी चीन उनके अंडर में था, उनकी लाहौर में और मथुरा में उनका कैपिटल होता था। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत कैस्पियन सी तक पहुंचा हुआ था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीन ने भी अपना बहुत बड़ा अधिकार जमाया था। जापान ने कितना विस्तारवाद किया है, अमेरिका अभी भी कर रहा है। विस्तारवाद जो है ये कोई बुरा शब्द नहीं है, सब कंट्रीज विस्तारवाद करती हैं। जंगल का जो शेर होता है वो भी सारा विस्तारवाद करता है। ये बेसिक नेचर है ऑफ स्पीसीज। अपना सबसे अधिकार पे, अपने एरिया पे अपना अधिकार जमा के रखे, अपना इंटरेस्ट देखे। तो चीन जो है वो ही कर रहा है। इसको जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जो बाकी कंट्रीज हैं, ये सब उसको एक शक की नजर से देख रहे हैं। क्यों? और उनको बड़ा लाजमी है, क्योंकि चीन ने विस्तारवाद में ये सब कंट्रीज का, ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ब्रुनई, इनके एरियाज, इनके फिशिंग एरियाज पे, इनके आइलैंड्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। आपको पता होना चाहिए चीन इसलिए कर रहा है अपने हित में, क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो मलक्का स्टेट से साउथ चाइना सी में जाता है। 60% ऑफ चाइना टोटल ट्रेड और 40% ऑफ फ्यूल गोज थ्रू मलक्का स्ट्रेट। इसलिए चाइना को इस एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा फिशिंग होती है इस एरिया में। तो फिशिंग इंडस्ट्री है और ऑयल एक्सप्लोरेशन इत्यादि इतनी ज्यादा है। तो 9 डैश लाइन का पे अधिकार अब जमा लेना, राइट अप टू मालदीव तक। और कहां से वो स्टार्ट कर रहा है? ताइवान से, वहां पे चाइना अपना अधिकार जमा रहा है। तो सारी कंट्रीज जो हैं उसको ऑब्वियसली वो उनका अधिकार छीन रहा है, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसीलिए, और भारत का अधिकार पर लद्दाख में आपने देखा क्या कर रहा है। लद्दाख से अरुणाचल, वो कहता है वो हमारा है। हमने स्ट्रेटेजिक कुछ गलतियां करी थी। सबसे बड़ी थी गलती जो हमने की थी, हमने एक तो तैयारी नहीं करी, जैसे आपके बात कर रहे थे। एक चीज बताना भूल गया था, हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया। तिब्बत के नक्शे में अरुणाचल था। तो चाइना ने कहा जब आपने तिब्बत को हमारे अंदर अधिकार में एक्सेप्ट कर लिया है, तो सदर्न तिब्बत जो है वो अरुणाचल है। तो इसीलिए ये हमारे से गलती हो गई। अब हमारे सोचने वाले नहीं थे। अब आपने जो ऑफिसर्स को लगाया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको इतनी बातें सोचने की जरूरत नहीं थी। वो अपना काम चला रहे थे, वो जिस तरीके से करना चाहते थे कर रहे थे। ये जो है, और 47 में भी हम इसको ठीक कर सकते थे। तो बहरहाल बताना ये चाहता हूं कि हमने जो स्ट्रेटेजिक एरर्स किए उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पर भुगतने का मतलब ये थोड़ी है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो इसीलिए हम रिएक्ट कर रहे हैं।
तो ये जितनी कंट्रीज हैं, जापान है, रशिया भी चाइना के खिलाफ हो गया था और बहुत टाइम तक इनके खिलाफ रहा। उनके टेरिटोरियल प्रॉब्लम थी, सिंकुकू आइलैंड पे जापान के साथ प्रॉब्लम है, वो इंडोनेशिया के साथ उसके प्रॉब्लम है। इसीलिए अमेरिका अपने बैटल क्रूजर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके अंदर आ गया। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है ग्रेट ब्रिटेन का अंदर आया, चाइना को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, जिसको कहते हैं ना अपना मसल्स दिखाने के लिए ये सारी कंट्रीज ट्राई कर रही हैं। चाइना अपना कर रहा है, दोनों में बाजी लगी हुई है। तो इस बाजी का अब ये देखना है कि अब हमारी सोच में कितना अब जिसको कहते हैं हम अग्रसर होते जा रहे हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी थ्रेट क्या है, हमें ये देखना है। और इसको देखने के लिए हमको चाइना की स्टडी पूरी करनी पड़ेगी, चाइना की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। चाइना की जो वार्म वाटर पोर्ट मांगता है चाइना, और एंड एक्सेस टू वेस्टर्न सीज मांग रहा है, वो मलक्का स्ट्रेट से जाती है। इसीलिए चाइना ने क्या किया है, म्यांमार के थ्रू अपना एरिया बे ऑफ बंगाल में एंट्री करने की कोशिश की है, ताकि पूरे एरिया को बाईपास करके आप अपना पोर्ट बे ऑफ बंगाल से अरब सागर का होते हुए वो आगे निकल जाए, वो ट्राई कर रहा है। तो चाइना सारा कुछ ट्राई कर रहा है, और जापान और रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिलके, रशिया तो अब चाइना के साथ हो गया है, ये मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, क्वाड का जो स्थापना हुई है और क्वाड प्लस कंट्रीज बन रही हैं, तो ये स्थापना बनी है चाइनीज की को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि चाइना और कंट्रीज का हक ना ले, और वो चाइना हक ले रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं चाइना की जगह होऊंगा तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे हटूंगा तो मेरी 50,000 स्क्वायर किलोमीटर फिर चली जाएगी किसी और कंट्री के अंदर। ये आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। और परिजात जी, आप बताइए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यही तो होता था, आपने घोड़ा छोड़ा, जहां गया वो आपका अधिकार है, ये तो हमारे खून में है। तो हमको इतनी अचंभा क्यों होता है चाइना को देखकर? ये हमको समझ नहीं आती। जो हम हरकतें करते गए हैं, अब वो जो चाइना में गलतियां दिखती हैं हमको अपनी गलती देखनी है और कमजोरी देखनी है, हम कहाँ कमजोर हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। तो जो भारत में चीनी नाम जो रखे हैं चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से बताया, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, जांगनान है, वहां के 30 जगहों के नाम उन्होंने अपने मैप में चाइनीज नाम रख दिए उनके। तो अरुणाचल प्रदेश पर जो उसने दावा ठोका है, उसको सीधे सीधे भारत ने खारिज कर दिया, लेकिन सॉफ्टली किया है। चीन की इस हरकत पर भारत का क्या रिएक्शन पर्याप्त है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भारत ने जो रिएक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक कहा है। कहते हैं कि उनके नाम बदलने से क्या होता है, पर यहीं तक नहीं, हमें नाम बदल देने चाहिए चीन के एरिया के। अक्साई चीन का नाम चेंज करिए आप, क्यों नहीं चेंज करते? आप तिब्बत का नाम चेंज करिए और आप तिब्बत को रिकॉग्नाइज करिए इंडिपेंडेंट कंट्री, उसका एम्बेसी खोलिए, और ताइवान को उसको रिकॉग्नाइज करिए। आप बाकियों की नकल मत मारिए बंदर की तरह कि अमेरिका ने नहीं बोला तो हम भी नहीं बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि। ताइवान फ्री कंट्री है, तिब्बत फ्री कंट्री है, तिब्बत आजाद देश है, ये करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको यही प्रॉब्लम आएगी। और तिब्बत यही कह रहे हैं, तिब्बतन यही कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी तिब्बतन गवर्नमेंट को इन एग्जाइल खड़ी करिए। क्यों नहीं करते? ये है काम करने का तरीका। चाइना फिर ये काम बंद करेगा, नहीं तो चाइना करता रहेगा और आप रोते रहेंगे। वो तो उसको रुलाने की आदत है, अगर आपकी रोने की आदत नहीं जाएगी तो उसको तो बड़ा मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ, बचपन में हम यही करते थे, लोगों को सांप वाप दिखा के वो जब चिल्लाते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। तो यही करेंगे। तो ये तो है। तो ये सारा का सारा जो है, ये गेम है लैक ऑफ डॉक्ट्रिनल थिंकिंग से। आप इस बात पे सोचते नहीं है। आपको तो अभी तक तो हमारा ये ख्याल होता था, हम गांधीवाद हैं, हम अहिंसा परमो धर्म, हम ये कैसे हमला कर दें, खून बहा दें, क्या करें, ये सब, ये जो है, इससे कभी देश नहीं चलता, इससे गांव भी नहीं चलता, देश तो छोड़िए। तो ये आपकी कमजोरी को दूर करिए और दूर करने की बात करिए। बहरहाल आपके मुंह से भी अभी हमने सुना था
कि भारत पहले हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आज मेरे को खबर मिले कि मेरे पे हमला होने वाला है अगले हफ्ते, मैं 3 महीने पहले हमला कर दूंगा उसके ऊपर। क्यों नहीं? और ये अभी भी अब आपके रक्षा मंत्री ने क्लैरिफाई करा है कि हम घुस के मारने वाली बात क्यों नहीं। हमको अगर मौका जरूरत पड़ी तो उसको क्या कहते हैं, पाताल से लेके आकाश से कहीं भी छुपा हो उसको उड़ाएंगे, जैसे सुदर्शन चक्र जाता था कृष्ण भगवान का। जी बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना होता था, वो ही काम करना है। वो थिंकिंग आपके बच्चे में होनी चाहिए। आपका स्कूल के बेटे को, स्कूल के लड़के को क्वेश्चन पूछो, वो ऐसे जवाब देना चाहिए। अब बात बनती है, जो चाणक्य ने लड़के को कहा था कि तू ये क्या कर रहा है, तो वो जो जड़ से मैं मट्ठा डाल रहा था, उसने यही कहा कि जब तक मैं मट्ठा नहीं डालूंगा ये फिर उग जाएगा। ये होनी चाहिए आपका एटीट्यूड, तब बात बनती है, नहीं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर की कमजोर रह जाएगी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी जो आपने बात कही कि हमें ये करना चाहिए, तो फिर भारत को यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी इस बात को नहीं उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, वो ये कूटनीति का एक तरीका होता है कि आप प्लेटफॉर्म पे भी उठाते रहिए, आप वो भी चाल चलिए, आप ताकि दिखाते रहे लोगों को, अवगत भी कराते रहिए। आप ये भी कहते रहिए, देखिए हम तो बहुत पीसफुल हैं। अब कहिए, कहने में कोई हर्ज नहीं है, पर अंदर अपना काम पूरा करिए। पीसफुल मुंह से बोलिए पर डंडा बड़ा रखिए। ये है जो रूजवेल्ट ने बोला था, द बेस्ट पॉलिसी हैव स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव अ बिग स्टिक। वो होती है वेल सेड। तो ये होती है ऐसी। आप हर जगह बोल दीजिए, अरे हमारे जैसा तो शांति प्रिय कोई है ही नहीं। अब ड्रामे करिए, पोइट्री सुनाइए, उनको कालिदास वगैरह के प्ले दिखाइए, जो मर्जी करना करिए, पर अपना जो आपने 7 हाइट्स ली हैं, कैलाश हाइट ली है, वही नहीं बाकी भी ले लीजिए। अगली मीटिंग में आपको कहना चाहिए एक्साइटिंग कब खाली कर रहे हैं, ये मतलब होता है। बिल्कुल इस पर हम और ये इस देखिए, तकनीक करने में फर्क आता है। आपके मुंह की जबान जब तक वो तभी काम में आएगी कि आपकी ताकत भी होनी चाहिए। इसीलिए साथ ही साथ आप अपनी इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करिए, 10 गुना शुरू कर दीजिए। स्वावलंबिता डिफेंस में, आपकी डिफेंस की स्वावलंबिता मैं परिजात में अब दोबारा बता दूंगा आपको कि डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल इंडस्ट्री होती है। मतलब अभी आपकी नेशनल इंडस्ट्री कमजोर है, तभी आपको टैंक ग्रेड मेटल नहीं बन रहा आपसे, और आपका इंजन ग्रेड मेटल नहीं है, तभी आप कोई भी इंजन नहीं बनाते, कोई भी एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं, कोई टैंक का इंजन नहीं, कोई शिप का इंजन नहीं। क्योंकि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, वो भी करिए, आप काम करिए और बात करिए, फिर बात बनेगी। नहीं तो लोग कहेंगे ये तो गीदड़ बक्की है, रोज बोल देता है ये और वो जाके सो जाता है, तो ये बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए परिजा अंजू, the only way is total military preparedness that is achieved by total industrial readiness, so that war industry तगड़ी बने, और वॉर इंडस्ट्री तगड़ी बनेगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होगी। फिर आप टेबल पे ठोक के कहेंगे तुम ये करोगे, हम ये कर देंगे, और करके दिखाएंगे। ताइवान को रिकग्नाइज करें या ना करें, ये रात को नींद नहीं आ रही, आप सोच रहे हैं क्वेश्चन, तिब्बत को करें या ना करें, सपनों में आ रहे हैं आपको तिब्बत, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे सारे। ये कमजोरी से होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप आने वाली नस्लों को यही बताएंगे कि जब तक आप अपनी मेंटल कमजोरी, फिजिकल कमजोरी के से रिलेटेड होती है, आपका शरीर अगर बीमार है तो आपके कभी आपको वो जो उद्वेग वाली भावनाएं वो जो होंगी वो नहीं आएंगी, आप कराते ही रहेंगे, डॉक्टर को बुलाते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे। जी, तो जो चीन ने जो प्रोवोकेशन किया है, इससे एक चीज और नजर आ रही है, लगता है कि अगले 2-4-5 साल में इस प्रोवोकेशन पर शायद मामला बढ़ सकता है, भारत का चाइना से वॉर हो सकता है। क्या क्या आपको संकेत नजर आता है इन चीजों से? हम सिर्फ चाइना से एक लड़ाई हारे थे 62 में जी, और 67 की मैंने बात बता दी, समदन चौक की बात बता दी, और उससे ही बीच में चाइना वियतनाम से भी हारा था। जब चाइना के को से लड़ने की बात आती है तो चाइना बैकआउट कर जाता है। चाइना लड़ाई करेगा
जब दिखेगा आप हिचकिचा रहे हैं, आप इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, डायलॉग करा लो, डायलॉग करा लो। ये कोई फिल्मी दुनिया है कि डायलॉग करा लो? ये तो आपको काम करना पड़ेगा, ये नहीं होगा ऐसे। तो आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैंने इतने साल फौज में निकाले हैं, 34 साल ट्रेनिंग को इंक्लूड करो। मेरे बाप ने, दादा ने, परदादा ने, सारे सब के सब फौज में थे। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, मुझे पता है फौज का मतलब क्या होता है। और कोई भी कंट्री, कोई भी किंग जिसकी आर्मी कमजोर हो गई हो, वो कहीं का नहीं रहा, वो धुल गया। तो आप सोचिए, जब तक आप स्वावलंबी नहीं है चाइना को, तो आपसे सोच में ही उसको खौफ आना चाहिए कि अरे बाप रे, मैं जब इंडिया से पंगा नहीं लूंगा, तब बात बनती है। अभी वो वेट कर रहा है कहाँ मौका मिले, कहाँ मौका मिले। और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी कमजोर हुई नहीं, फिर देखो क्या करता है वो। जी जी जी, ये चाइनीज प्रोवोकेशन है जो बेहूदी हरकत की उन्होंने, भारत के अरुणाचल प्रदेश की 30 जगह पे नाम बदल दिए, 30 स्थानों के। तो क्या इस पर, इसको लेकर भारत की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी है इस तरह के चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पर, इस तरह के चाइनीज प्रोवोकेशन पर? चाइना जैसे एक दुश्मन देश से निपटने के लिए इन चीजों को मद्देनजर रखकर क्या भारत के पास ऐसी कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है? देखिए, सबसे बड़ी बात पहली जाता मैंने बता दिया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए ये इसके कई प्रॉन्ग्स होते, कई एंगल हैं। सबसे बड़ा एंगल है डायलॉग जारी रखिए। रखिए, एक महकमा है डायलॉग कर रहा है, उसको भूल जाइए, वो करने नहीं, चाय पकौड़े जलेबी जो करते हैं वो करते रहें। आपको फौजी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी और आप उनके नाम को बदलना शुरू कर दीजिए, और जहां जहां उनके खाली स्थान है उनको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दीजिए। और फिर वो बोलिए कहाँ पता नहीं, अब हम पता करेंगे, हमारे लोकल कमांडर ने शायद गलती कर दी है, हम जाके देखते हैं, इत्यादि इत्यादि। उनको आप उनको ये संदेश दे दीजिए कि अब हमारे साथ ये खेल कूद नहीं चलेगा, ये कोई रोमांस खत्म हो गया है। तो ये आपको कन्वे करना पड़ेगा। और डायलॉग करिए, करते रहिए, एक पूरा महकमा बना दीजिए, एक घर बना दीजिए महल कि आप डायलॉग करिए, जैसे 100,000 डायलॉग करिए, पर उनकी जमीन ऑक्यूपाई करते रहिए और उनके हम सारे बदल दीजिए आप। फिर कह दीजिए ओहो हो जामा, उस ब्यूरोक्रेट से गलती होगी, अभी हम चेक करते हैं, बस दैट्स ऑल। पर मैं आपको बता दूं, हमारे को एक आर्मी चीफ को माफी मांगनी पड़ी थी जब उसने चाइनीज को बैंडिकूट बोला था। उसको पार्लियामेंट में माफी मांगनी पड़ी थी। उसको मतलब उसको, जिसको कहते हैं भपकी, वो क्या कहते हैं, धमकी आई थी गवर्नमेंट की कि आपने क्या बोला। उसने कहा कि चाइनीज बैंडिकूट ऑन द बॉर्डर। बहुत दुख की। तो साहब ये भी होता है, हमको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये इसलिए था हम सब सर्वियंट थे चाइनीज के, अरे साहब हमारे बंदे से गलती होगी, हम देखो उसको झाड़ दिया, पूरी मीडिया में आ गया। ऐसा कभी मत होने देना, बहुत गलत है। राष्ट्र के प्रहरी सबसे ऊपर हैं, जो राष्ट्र को जीवित रखें, सुरक्षित रखें। हमको क्षमा, मैं आज क्षमा मांगता हूं अपने देश की सरकार की तरफ से उन राष्ट्र के प्रहरियों से जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो बता दिया मैंने आपको। जी, बहुत दुख है मुझे। उसने बैंडिकूट बोला था, वर्ड भी बता दो, बैंडिकूट बोला था। क्यों? ये ऐसा एटीट्यूड जब तक आपके रहेगा तब तक चाइना को पता चलेगा ये तो हमसे डरते हैं। तो वही बात है। ये चाइना का डर ही तो था कि आपने, अपने देश की सरकार ने अपने फौजियों से ऐसा कहा, माफी मांगो। हर एक देश का बेटा जिसके खून में गर्मी होगी वो यही सोचेगा जैसे आप सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि इन सब से निपटने के लिए फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना होगा, आपने ये कहा। तो पहले जो चीन ने आक्रमण किए हैं भारत पे, उसमें तो भारत हारा था। तो क्या अब ऐसी तैयारी होगी कि चीन तो ताक लगा के बैठा रहता है कि वो कभी भी हमला कर सकता है, तो क्या इस बार भारत की तैयारी मजबूत होगी? देखिए, आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी तब तगड़ी होती है जब आपकी फौज तगड़ी होती है। जी। अगर आपने फॉरेन पॉलिसी में जाके डीन हाँक दी और आपके पास फौज नहीं है, तो वही बात है कि कागजी पहलवान वो दारा सिंह को कह रहा है मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा, बिल्कुल दम खड़े होने का दम नहीं है जिसमें, तो वो बात हो जाती है। तो इसीलिए आपको
पूरी की पूरी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी और आपको फिर फॉरेन पॉलिसी उसके तहत आप बोलिए कि अभी ये कर देंगे आप, और उसको पता चल जाएगा कर देंगे। और ये आपको करके दिखाना होगा कि हमारी तैयारी हिल्स में, माउंटेन्स में, जहां पे लद्दाख है, जहां 16,000, 17,000, 18,000 के जो मैदान हैं, और जहां पे एयरफील्ड ऑपरेट हमारे कर रहे हैं, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। और वहां पे हमारी फौज तगड़ी इसलिए है क्योंकि ये नहीं कि हमारी ज्यादा फौज है, वहां पे चाइनीज की काबिलियत नहीं। पर एक बात है, मेरे को भी ये सबक ध्यान से बोलना चाहिए, काबिलियत के ऊपर आप ज्यादा अपनी काबिलियत पे बात करिए, दुश्मन की नाकाबिलियत के ऊपर डिपेंड मत करिए। तो आपको साथ साथ अपनी जो बची कुची तैयारी है अगले 6-7 साल में पूरी करनी होगी, क्या उससे जल्दी कर दीजिए। हमारे जितना समय हम और जगह लगा रहे हैं इधर उधर की बात में, पॉलिटिक्स में, ऑपोजिशन को जवाब देने में, ये वो, तो आपको ये प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, कोई भड़का देगा वहां के लोगों को, वो धरना दे के बैठ जाएंगे लद्दाख में, जैसे अभी कुछ हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये होती रहेंगी। इसलिए आपको इंटरनल पॉलिसीज भी का भी ध्यान देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बॉर्डर एरियाज का नई पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी अलग बनाइए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। आज एनिमी वहीं पे ही असर करता है। अगर उसने अरुणाचल के लोगों को, लद्दाख के लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो आप कुछ नहीं रहेंगे। जैसे कि नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है, काला पानी के पास में है, वहां पे वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, हर जगह जा रही है, अरुणाचल तक जा रही है। वो इसलिए जा रही है कि आपको आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो हो, ये टोटली ही एक तालमेल में होना चाहिए। और एक तालमेल का मतलब है फॉरेन मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस मस्ट बी ऑन द सेम विकेट। मैं तो कहता हूं मेरी ये प्लानिंग अगर है काम आएगी तो वो अंडर वन हेड होने चाहिए। देयर शुड बी वन हेड विच विल कंट्रोल बोथ। ये होना चाहिए। लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे, सारी जिंदगी करेंगे इस पे आर्ग्यू, पर मैं को एक बंदे को कंट्रोल करना होता है, वो डिफेंस को और फॉरेन पॉलिसी को कमजोर करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर के अंडर दोनों हो। ये होना चाहिए। बिल्कुल, एक ही कॉइन के दो पहलू है ये। एक क्वाड नाम का जो अभी आपने जिक्र किया था, एक इंटरनेशनल बनाए समूह बना है, पैक्ट है, जिसमें अमेरिका है और भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो क्वाड का जो उद्देश्य है चीन को रोकने के लिए, चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है वर्ल्ड में उसको रोकने के लिए, और साउथ एशिया में भी बैलेंस करने के लिए। क्या 4 देशों का यह समूह साउथ एशिया में ही चीनी एक्सपेंशनिज्म से बचाव करेगा, या वर्ल्ड में कहीं और भी किसी चीनी बदतमीजी का जवाब देगा? बेसिकली इसका जो जी, तो आप ठीक करें, चीन बदतमीजी और कहां कर रहा है? साउथ चाइना सी में है, और किधर कर रहा है? तो यहाँ पे और या लद्दाख में है, वहां से साउथ चाइना सी जा रहा है, इधर कर रहा है। देखिए, ये सारी की सारी जो चीज है, चाइना बेसिकली सबको एक कंट्रोल में कर रहा है। इसका हमें एक फायदा होगा, अगर सारी कंट्रीज जो इस समय चाइना के खिलाफ है और जो चाइना से ग्रसित हैं, वो सारी की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, सारी जो इस एरिया की कंट्रीज का एक, एशिया और पैसिफिक कंट्रीज का एक किस्म से एक ग्रुप यूनियन बनना चाहिए, एशिया पैसिफिक यूनियन। वो उनको सोचना चाहिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे की इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, एक दूसरे की ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे की टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, ये सारा का सारा मिलके करो। और उनको साथ में सिक्योरिटी भी देख करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी के लिए जॉइंट ऑपरेशन होने चाहिए। ये जो क्वाड है, अभी ये इसमें बाहर वाली कंट्रीज भी हैं, पर बेसिकली ये सारा का सारा शुड बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन पीपल, मींस एशिया पैसिफिक कंट्रीज। अमेरिका आ रहा है बीच में, चाहे इंग्लैंड भी आ जाए बीच में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी है, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है, उनके सपोर्टिंग कंट्रीज सारी यही हैं। वो जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना का आपस में खून का रिश्ता है, वैसे ही कई कंट्रीज हैं जिसके लिए ये डिपेंड करते हैं, तो वो आएंगे। पर हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, इस एरिया के अंदर अब फॉरेन दूसरी कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाना चाहिए, और एनी एक्सप्लॉयटेशन विद इन
जो चाइना कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही काम करेंगी। और क्वाड का मतलब है militarily self-sufficient and prepared organization to face any threat in this area against any country. हमारी पॉलिसीज में बड़ा चेंज आएगा अगर हम ये करेंगे कि एक सब जैसे यूरोपियन यूनियन है, कैसे है, यूरोपियन यूनियन की भी कुछ पॉलिसीज हैं, तभी यूरोपियन यूनियन हर जगह अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, पर उनकी पॉलिसीज में कमजोरियां आ गई हैं, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारे को उन चीज को ध्यान देना पड़ेगा, पर जॉइंट ऑपरेशंस की बहुत जरूरत है। और इसका मतलब है अगर हम जॉइंट सब हो जाते हैं, एक कंट्री पे हमला मतलब सब पे हमला, ये मतलब है इसका। जी जी सर। सर आपने भी जो जॉइंट ऑपरेशन की बात कही, तो इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे चीन की एक छवि खलनायक के रूप में है पूरे संसार में, तो क्या भारत को मतलब चीन विरोधी देशों को मिलकर, जैसा कि आपने जॉइंट ऑपरेशन की बात कही, तो एंटी चाइना ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाना चाहिए चीन के विरुद्ध? यही मैं कह रहा हूँ, जी ये मैं सर। कह रहा हूँ कि एंटी चाइना विरोधी के मतलब जहां पे चाइना आपका इंटरेस्ट छीन रहा है, हाँ हमें एंटी चाइना नहीं होना कि हमें चाइना से हेट करना है, पर जी जहां जी पे जी चाइना हमारे इंटरेस्ट पे दखल कर रहा है, हमको जी उस जी पे अपने को बचाना है। जी तो सर। ये है, और ये बहुत जरूरी है। जी सर। और क्योंकि चाइना, देखिए, चाइना ने सोच लिया है कि उसने अपनी पॉलिसी बना ली है, ये सारा एरिया मेरा है। क्या कोरिया उसके ऊपर आधिपत्य कहे, चाहे वियतनाम कहे, चाहे ब्रुनई कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना को। चाइना ने तो वही करना जो कर रहा है। फिलीपींस के शिप को डुबोना है, डुबो दे रहा है। अब आइलैंड पे ऑक्यूपाई करना है, कर रहा है। मालदीव में घुसना है, घुस रहा है। कोको आइलैंड पे अब घुस जाएगा। आपने कोको आइलैंड को, आपकी पुरानी जो कमजोरियां थी, कोको आइलैंड को दे दी आपने। कच्चवेतु जो आइलैंड है श्रीलंका के पास, वो आप दे चुके हैं, उसमें भी चाइना घुस जाएगा। गदार में चाइना घुस जाएगा, जो गदार आपको मिल रहा था आपने नहीं लिया। चाबहार मिल रहा था, वो नहीं लिया। हमारी कंट्री ने पुरानी गलतियां करी हैं, तो इसका हम खामियाजा तो भुगत रहे हैं, पर अब हमको गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। और हमारे को खामियाजा, अगर आपको इसके लिए कुछ करना है, तो पहले आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा और आपके हाथ तगड़े होने पड़ेंगे, फिर आपकी जुबान से पॉलिसी की बात निकलनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। जी सर। जी जब पीस की बात होती है या कोई भी बात होती है, तो एक तगड़े आदमी के मुंह से शोभा देती है, एक कमजोर आदमी के मुंह से शोभा नहीं देती। तो ये मैं बता दूंगा आपको। बहुत क्षमा अच्छी बात कही क्षोभती सर। क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। वो सांप क्या डसेगा जो खुद विषहीन दंतहीन सरल है। तो वाह। आपको बिल्कुल। अगर, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप कमजोर हो गए तो भले कितने भी बड़े भुजंगे, अगर आपके पास विष नहीं है तो आपको बच्चे भी लतियाएंगे, पैरों से मारेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा जरूरी है ये। आज जो वार्ता हुई आपके साथ प्रफुल्ल जी, ये बहुत विशेष है, क्योंकि कई लोगों को कई तरह की जानकारियां इससे मिलने वाली है, बहुत फैक्चुअल नॉलेज भी मिलेगा। उसके अलावा कई गलतफहमियां कई लोगों की दूर हो जाएंगी। जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की कुछ सरकारें थी जो कि एक ही पार्टी की थी, सब जानते हैं, ऐतिहासिक पार्टी जो कि इस देश को तोड़ने का ही काम करती रही, लोगों को दान देती रही, चाहे वो अक्साई चीन हो, कच्चा चीन हो, चाहे कोको आइलैंड। तो अभी बीच में कुछ सरकारें आई हैं, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई थी, उसके बाद में हमारे साउथ के जो थे उनकी सरकार आई, जो मिली जुली सरकारें आई, फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, और उसके बाद अभी मोदी की। तो ये जो बीच बीच में दूसरी सरकारें आती गई, ये बड़ा अच्छा हुआ। वरना अगर एक ही देश की एक ही पार्टी की मोनोपोली रहती, तो हो सकता है हिंदुस्तान में 30 स्टेट आज ना होते, कम से कम 15 स्टेट अब तक कट गए होते यूएसएसआर की तरह। मुझे वो नजर आता है, इसलिए ईश्वर की कृपा माननी चाहिए कि बीच बीच में राष्ट्रभक्त लोग भी आए और उन्होंने देश को बचाया। आज की सरकार भी उसी तरह की एक सरकार है, तो हम आपको बहुत देखिए, धन्यवाद जी। आज की सरकार के कारण ही देश का कितना नाम है। G20 से ले लीजिए, G7 से ले लीजिए, चंद्रयान से ले लीजिए, सारी दुनिया आज आपको कर रही है। कभी आपने सोचा था कि सऊदी अरेबिया, कतार में मंदिर बनेंगे और वहां पे भजन गाए जाएंगे और उनका हेड ऑफ द स्टेट गाएगा साथ में? कहाँ आपने सोचा था ये कभी? जी सर। ये सब इसीलिए है क्योंकि आपने तैयारी करी है और तैयारी कर रहे हैं। जी सर।
सर अब हम आपको हमारा बहुत कार्यक्रम जो है वो समाहार की ओर है, तो समाहार आप कीजिए सर। जी जी बिल्कुल। हम अपने विशेष अतिथि को, जो कि हमारे लिए बहुत आदरणीय है, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, और हम उन आपका सम्मान करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रफुल्ल बख्शी जी की। तो उनके उस समय के लिए जो उन्होंने आज दिया है, ये बहुत कीमती है, और भी ज्यादा कीमती इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्र के हित से जुड़ा है। तो हृदय से आपको धन्यवाद, आपको फिर से प्रणाम, आपका अभिनंदन बख्शी जी। और हम आपको आगे भी ऐसे ही कष्ट देते रहेंगे, ताकि हमारे देश में जो बहुत सारे ऐसे नौजवान है, जो अगली पीढ़ी आ रही जिससे राष्ट्र से प्रेम है, उनको आपकी बातों से बहुत दिशा मिलेगी, और बहुत संतुष्टि मिलेगी, और बहुत शक्ति मिलेगी। तो बहुत धन्यवाद आपका, जय जो आप हिंद। इस जय थैंक यू। हिंद। जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद आपका। जय जय हिंद। रेडियो हिंदुस्तान।